मैं मैत्री किरण और आज हम ये पढ़ेंगे कि एटम्स जो होते हैं, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, उसकी एक इकाई होती है। तो लेकिन हमने ये भी बोला था कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं या अलग अलग जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो अब वो एक दूसरे तत्व जो हैं वो अलग क्यों होते हैं भला, मतलब ऐसा क्या है एटम के अंदर जो कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करता है, ठीक है। सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आता होगा। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो डाल्टन जो हैं वो साइंटिस्ट, उन्होंने एक क्या थ्योरी लिखी थी, उसमें क्या बोला था कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल है, हाँ, वो अविभाज्य है। तो क्या ऐसा सच में होता है? तो देखो क्या होता है कि अच्छा, जैसे अब तुम ये मानो कि जब स्वेटर होता है या फिर कभी कभी उसमें से कड़क सी आवाज़ आती है, या फिर हम छोटे थे तो एक खेल खेलते थे ना कि हम स्केल जो होता है उसको क्या करते हैं, जैसे मान लो ये स्केल है और यहाँ पे छोटे 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 कागज़ हैं, और इस स्केल को जब अपने बालों पे आप तेल वाले बालों में अगर रगड़ते हो और इसके ऊपर लेके जाते हो तो क्या होता है, ये इससे जाके सटने लगते हैं, है ना। तो वो उससे जाके सटने लगते हैं। तो इससे ये क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ रही है ना, जिसकी वजह से कुछ विद्युत आ रही है ना, जिसकी वजह से वो एक दूसरे उससे जाके अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ये जो चार्जेस हैं उनके बारे में कुछ देखते हैं। तो एक तो ये फैक्ट है कि जो जे थॉमसन, हाँ, जे थॉमसन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1900 में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, हाँ। अब देखो 1886 में ई गोल्डस्टेन ने क्या किया था, एक प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन की उन्होंने खोज की थी, मतलब नए विकिरणों की खोज की थी, जिसको उन्होंने कैनल रेज के नाम से जाना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैनल रेज थे ना, वो घन बीज भारित थे, ठीक है। क्या थे, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम ऐसे भी बोलते हैं ना, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव, हाँ। और जो वो पॉजिटिव जो चार्ज थे, जो कैनल रेज थे, उसमें क्या, जो वो इलेक्ट्रॉन से कितने भारी थे, 2000 गुना। सोचो, उसके मुकाबले वो 2000 गुना भारी थे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसका कुछ मास है, ठीक है, उसका क्या है, कुछ दंड है। तो उस दंड को हम क्या मानते हैं कि एक, अगर उस पॉजिटिव चार्ज का दंड कितना होता है, 1 एटॉमिक मास हमने पढ़ा था ना, तो वैसे ही 1 यूनिफाइड मास, ठीक है, जिसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और अब इसके सामने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ऑलरेडी 1 यूनिफाइड मास कितना है, बहुत छोटा होता है। अब ये क्या है, 2000 गुना है किसका, इलेक्ट्रॉन्स के दंड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के दंड का वो कितना, 2000 टाइम्स गुना है। तो इसका मतलब कि इसका वजन बहुत ज़्यादा है इसके सामने। तो हम क्या बोलते हैं कि इसका ऑलमोस्ट वजन 0 लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सामने तो ये बहुत छोटा है और ये 1 है, तो ये तो एकदम ना के बराबर होगा, है ना। लेकिन ये याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो पॉजिटिव चार्ज है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हाँ, आपने अभी फिज़िक्स की क्लास में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले में, कि चार्ज क्या होता है, उसको हम कूलम के इकाई मात्रा में लिखते हैं, और उसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ये किसका होता है चार्ज, पॉजिटिव। अगर ये प्लस है तो ये प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव वाले का चार्ज है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, जब ये माइनस होगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव, ठीक है, एक प्रोटॉन का, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूं और एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो दोनों मिला के चार्ज कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये माइनस में इतना है और वो प्लस में उतना होगा। अच्छा, तो अब आपने ये देखा कि ऐसे
ये जो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है, या कुछ ऐसे जो साइंटिस्ट ने खोज की इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, तो इससे यह पता चला कि एटम्स जो हैं वो और छोटे अब अगर एटम सबसे छोटे हैं तो इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज का क्या। तो इससे हमें बाद में यह पता चलता है कि जो एटम्स होते हैं हमारे, वो एक्चुअल में इनडिविजिबल नहीं होते, वो क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, ठीक है, डिविजिबल होते हैं, वो भाज्य होते हैं, ठीक है, विभाज्य। अच्छा, अब देखो, तो अब हमें यह जब पता चल गया कि वो और ज़्यादा टूट सकते हैं, तो हमें ये भी तो उत्सुकता होनी चाहिए ना कि एटम्स भले कैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाँ, उनका नमूना कैसा होगा। तो उसके लिए क्या कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ नमूने अपने तरफ से खोज करके या देख आसपास की चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कुछ नमूनों को पेश किया, ठीक है। अब जैसे देखो, सबसे पहले जो उनमें ऐसे साइंटिस्ट थे उनका नाम था थॉमसन्स मॉडल, ठीक है। तो उनके जो मॉडल को हम क्या बोलते हैं, थॉमसन्स मॉडल। अच्छा, अब देखो उन्होंने क्या बोला कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर के जैसा होता है। स्फीयर मतलब क्या, स्फीयर एक शेप है। अब वो कौन सा शेप है, जैसे आपका बॉल हो गया, ठीक है, वो सर्कल सा ही होता है लेकिन वो 3 डायमेंशन में होता है। तो वो एक जैसे तरबूजा, हाँ, तरबूज होता है ना, तो वैसे वो क्या एक स्फीयर है, हाँ। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ, वो पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैला रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके बीच में ऐसे ही कहीं कहीं पे होते हैं। अब जैसे एक मान लो एक केक है आपके पास, ठीक है, आपके पास केक है, वो आप उसको मानो वो पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखो कि आपकी मम्मी आपसे बहुत खुश थी, तो उन्होंने क्या किया, बीच बीच में कहीं काजू रख दिया, कहीं द्राक्ष होता है ना, और ये सब चीज़ें डाल दी, तो जो वो जो मेवा है, ठीक है, वो क्या है, उसको आप समझो नेगेटिव चार्ज। थॉमसन्स ने बोला, जैसे आप, मैं तरबूज से अगर आपको दूं, तो ये जो लाल है ना, ये जो लाल जो हम खाते हैं, उसको उन्होंने बोला कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीज होती है ना जिसको हम फेंक देते हैं, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बीज की तरह है, और बाकी जितना भी वो फल है वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज जैसा है। तो इससे उन्होंने ये भी बोला कि लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है टोटल, वो किसके इक्वल है, उस नेगेटिव चार्जेस के। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तटस्थ होते हैं, ठीक है, वो बीज भारनी दृष्टि से वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहला मॉडल था, तो उन्होंने ऐसे करके निकाल दिया। लेकिन रुदरफोर्ड ने, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है, लोगों ने ये तो मान लिया कि वो स्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए तो इस मॉडल से वो नहीं हो पा रहा था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो नहीं जा रहा था। तो रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था एक। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड समझते हो ना, सोने की परत, हाँ। तो उन्होंने उस गोल्ड फॉइल को, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो होता है वो बहुत पतला होता है, ठीक, तो इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल चुना, और उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर गिराया। अच्छा, आप पूछोगे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है। देखो, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है ना, हीलियम +2 आयन होता है। अच्छा, आपको पता है हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब +2 चार्ज कब आएगा, जब मैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूंगी। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम +2 आयन, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो और 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही तेज़ी से गिराया, तो क्या हुआ कि जो मैक्सिमम जो थे ना हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो सीधे चले गए, ठीक है, वो बिना किसी से टकराए मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है। अब देखो, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो पार्टिकल्स थे, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, सिर्फ कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, मैं आपको ब्लू कलर से दिखाती हूँ, जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे वो थोड़ी सी एंगल से, ठीक है, थोड़े से, ये ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, अलग दिशा में चला गया।
लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया। तो ये देखो, अब ऐसे कुछ ही थे। अब ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे भी देखा कि 12,000 पार्टिकल्स जब उन्होंने गिराए तो उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि टकरा के वापस से 180 डिग्री बोलते हैं ना, उसी दिशा में जहाँ से वो आया था उसी दिशा में वो वापस जाने लगा। लेकिन वो कितने पार्टिकल्स में से थे, कितने कणों में से? 1012 कणों में से एक ऐसा था। तो देखो उन्होंने क्या निकाला, सबसे पहला क्या कि मोस्ट जो मैक्सिमम जितने भी पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, कुछ जो थोड़े से थे उनमें थोड़ा सा विलयन हुआ, थोड़े से स्मॉल एंगल में, और 12,000 पार्टिकल्स में से कुछ जो थे जिन्होंने उसी रास्ते में वापस आने लगे। तो अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ इमेजिन करने को बोलती हूँ। मान लो आपकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है, और आप यहाँ पे मैंने 2 ऐसे कुछ लकड़ी रखे हैं ऐसे करके, ठीक है, 3-4। अब आपको मैं बोलूँगी आप इस पर पत्थर फेंको, तो क्या होगा, मैक्सिमम पत्थर क्या होंगे, वो अंदर चले जाएंगे, है ना, वो पास हो जाएंगे सीधे सीधे, वो टकराएंगे नहीं, क्योंकि आपकी तो आँखों में पट्टी बंधी थी, और मैक्सिमम जो जगह था वो क्या था, खाली। अब कुछ जो होंगे वो किसी ऐसे जगह पे अटकेंगे और वो ऐसे चले जाएंगे। जब वो बहुत ही परफेक्ट शॉट होगा, परफेक्ट शॉट की तो जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, तो वही सिर्फ वापस आएगा। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या देखा कि बहुत ज़्यादा जगह खाली था, उसकी वजह से ही वो सीधे चले जा रहा था। तो अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि एटम में भी बहुत सारी जगह खाली होंगे, तभी तो वो सीधे चले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एटम्स होते हैं, हाँ, जो एटम होते हैं उसका जो मेन जो चीज़ होती है ना, जो मेन वज़न, अब कोई वज़न होगा तभी तो वो टकरा के वापस आएगा, तो जो मेन वज़न है ना वो उसके बीच में होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसके बीच में होता है। अब उसके बीच में जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बोला, उसको न्यूक्लियस बोला, ठीक है, जो परमाणु के केंद्र भी उसको कहते हैं गुजराती में। अब जो मैक्सिमम जो वजन होता है ना जो परमाणु का, वो क्या होता है, इस न्यूक्लियस के ही अंदर होता है। मतलब पूरे इतने बड़े एटम में से एकदम छोटे से उसके केंद्र में जो न्यूक्लियस होता है उसमें ही उसका सारा धन होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका तो कुछ वजन है नहीं, तो उनका जब कुछ वजन नहीं है तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो न्यूक्लियस है छोटा सा, उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं सर्कल में, ठीक है। अब वो सर्कुलर पाथ होते हैं उसमें घूमते रहते हैं, और जो न्यूक्लियस की साइज़ होती है ना, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जैसे परमाणु कदनी, जो कद है उसकी न्यूक्लियस की, किसके सामने, परमाणु के सामने। न्यूक्लियस की जो कद है परमाणु के सामने वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही नानू होती है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें सारा उसका वजन होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास तो वजन होता है, और आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक गलती थी, उन्होंने ऐसा बोला कि वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है क्या, जब कोई भी चीज़ सर्कुलर ऐसे पाथ में घूम रही होती है तो एक टाइम आता है जब वो अपना पूरा एनर्जी वो लूज़ कर देता है। अब वो लूज़ कर जाएगा तब तो वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, है ना, वो ऐसे घूमते घूमते जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया तब तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी हमने जे थॉमसन के मॉडल में क्या पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ना कि अनस्टेबल, है ना। तो जब वो स्टेबल होते हैं तब तो रदरफोर्ड मॉडल गलत हो गया, ठीक है। इससे हमें ये तो पता चला कि न्यूक्लियस होता है, देखा, इसीलिए हर एक नमूना ज़रूरी होता है आगे के डिस्कवरीज या फिर आगे के नमूनों के लिए। तो अब क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था बोर। तो बोर्स मॉडल में क्या था, बोर्स के परमाणु के मॉडल में नमूना में उन्होंने क्या बोला कि अब रदरफोर्ड का क्या था, ऑर्बिट में प्रॉब्लम था। उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, हाँ, वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब अलग अलग ऐसे, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा,
अब वो क्या बोला उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं ना उसके अंदर, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, मतलब ऊर्जा वो नहीं छोड़ते, ठीक है। अब वो ऊर्जा ना ही छोड़ेंगे और ना ही उनकी ऊर्जा ख़त्म होगी और ना ही वो जाके न्यूक्लियस में चले जाएंगे। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि ये जो स्पेशल जो ऑर्बिट्स हैं उसको उन्होंने एनर्जी शेल के नाम से भी बोला कि इसको हम एनर्जी शेल भी कह सकते हैं। इसको हम एनर्जी शेल भी कह सकते हैं। और इन्होंने उस शेल को, जैसे पहला शेल है उसको बोला ये एक शेल है, या फिर उसको हम के भी बोल सकते हैं, के शेल, ठीक है। जो दूसरा शेल है उसको हम एल भी बोल सकते हैं, जो तीसरा शेल है हम उसको एम बोल सकते हैं, जो चौथा शेल है उसको हम एन भी बोल सकते हैं, मतलब आप फोर्थ शेल भी बोल सकते हो या फिर एन शेल भी बोल सकते हो। और जो पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर बाहर घूम रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने अब देखो उन्होंने ये चीज़ बता दिया, तो अब हमारा जो मॉडल है वो तो पूरा हो गया। लेकिन अभी देखो क्या हुआ कि एक जेम्स चैडविक भी आए, तो वो भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की न्यूट्रॉन की 1932 में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उसका कोई दंड नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी मतलब उसका दंड तो होता है लेकिन चार्जेस नहीं होता, घन उसका कुछ भी नहीं होता, बीजभारित कुछ नहीं होता। तो ना ही वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, न्यूट्रल, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। लेकिन जो उसका वजन होगा, जो उसका दंड होगा, मास, वो किसके बराबर है, वो करीब करीब प्रोटॉन के बराबर है। प्रोटॉन क्या, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज का कितना दंड था, 1 यूनिफाइड मास। तो न्यूट्रॉन का कितना मास होगा, 1 यूनिफाइड मास। हाँ, अच्छा, अब जो अगर ये इसके पास वजन है, तो हमने क्या पढ़ा था रदरफोर्ड में कि जो पूरा का पूरा वजन होता है किसी भी परमाणु का वो उसके न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वो किसके अंदर होते हैं, न्यूट्रस के अंदर, न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, अब जो उन्होंने क्या बोला, मास, जो किसी भी मास होता है, ठीक है, मास क्या, परमाणु का कोई भी दंड, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ, कि कितने उसके अंदर न्यूक्लियस हैं, सॉरी कितने उसके अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस लिख दिया है, ये न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, जिसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो कितने उसके पास न्यूट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। हाँ, क्योंकि एक न्यूट्रॉन का दंड कितना होता है, एक। 2 न्यूट्रॉन का कितना होगा, 2। वैसे प्रोटॉन का कितना होगा, एक प्रोटॉन का, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन का 2 यूनिफाइड मास। तो जो अगर कोई भी हमारे पास परमाणु है तो उसमें जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है उसको मिला के जितना भी दंड होता है वही उसका क्या होता है, दनांक होता है किसी भी परमाणु का, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये तो पता चल गया कि उसके क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कि हमें अभी प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे है। इलेक्ट्रॉन ये पढ़ा हमने कि वो शेल्स के अंदर होते हैं, वो एक सर्कुलर पाथ में जा रहे होते हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बोला था एक बार कि इसके अंदर 2 होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं, वो हमें कैसे पता चलता है, हमें ये नहीं पता ना, तो हमें उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि वो किस तरीके से बटे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, ये क्या है, 2n²। हाँ, n क्या, अगर ये पहला शेल है तो n = 1, n = वैसे ही, ठीक है, दूसरा है तो n = 2। अब देखो पहले शेल है, हाँ, तो उसमें क्या होगा, n = 1। तो इसमें कितने ना, ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना वो हमें ये बताता है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर भर सकते हैं। तो जब n = 1 है, मतलब के शेल जब है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो हम जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1⁻², ये 2, मतलब के अंदर कितने हो सकते हैं, 2, 1 और ये 2,
ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 में देखते हैं। एल शेल, तो जब ये 2 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 2 ज़ा 8, तो एल्स में कितने रह सकते हैं 8 हो सकते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं किसमें, m में। m का क्या है, n की पावर, n की वैल्यू 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक। अब वैसे ही n के लिए भी 2 और 4 की पावर स्क्वायर ये n के लिए है, ठीक है, तो 16 2 ज़ा 32। लेकिन अभी हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि स्टेबल, अगर किसी भी परमाणु को स्टेबल रहना है तो स्टेबल रहने के लिए उसको क्या करना होगा, उसके बाहरी जो सबसे बाहर में जो उसका शेल है उसमें कितने 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर n इसका सबसे बाहर शेल है तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ना कि 32, क्योंकि अगर स्टेबल रहना है तो बाहर में। हाँ, अब देखो m में 18 है तो इसके अंदर 18 होने चाहिए। अच्छा, आप बोलोगे कि मैं बाहर से भी भर सकती हूँ अंदर, नहीं, बिल्कुल गलत। पहले क्या होता है, जो मैंने ये काम किया वो गलत किया। क्या करना चाहिए, अगर मान लो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे भर दूँ, नहीं, ये भी रूल गलत है। तो क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ सकते हैं उतने भरने हैं। जब आपका अंदर वाला भर गया, इसके अंदर 2 ही हो सकते थे, भर गया, अब आपके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एल में जाएंगे। अब उसमें कितने चाहिए 8, तो पहले 8 यहाँ पे भरेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और, या एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको वो यहाँ पे भरेगा। ये नहीं कि यहाँ पे भरेगा, यहाँ पे नहीं भर सकते, यहाँ पे भरेगा। हाँ, अब मान लो आपको और इलेक्ट्रॉन मिल गए कहीं से, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, आपको और इसमें कितने 9 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो क्या आप m में भर दोगे, m में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स आपने m में भर दिए, चलेगा क्या, नहीं, आउटर मोस्ट है तो उसमें 8 ही होने चाहिए, तो यहाँ पे आप एक हटा के आप बाहर में भरोगे, समझे। तो अगर आउटर मोस्ट शेल कोई हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें 8 का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तब हम उसमें 18 32 भर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन है तो हमें आउटर मोस्ट शेल में चाह के भी कुछ भी करके 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे हमने हम हाइड्रोजन की जगह हम बोरियम की बात करते हैं, ठीक है। बोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, या तो मैं बाद में आपको ये बताती हूँ, इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। तो देखो, हमने वैलेंसी पढ़ा था, वैलेंसी संयोजकता, वो क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्षमता कितनी होती है। क्षमता बोले तो जो बाहरी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि जो भी कोई रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है वही पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब वही पार्टिसिपेट करेंगे तो वही उसकी क्षमता होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि कंबाइनिंग जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणुवीय क्रमांक क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोटॉन में, मतलब जो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर उसमें 1 ही प्रोटॉन है। अच्छा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, अब वो किसी भी अगर एटम को स्टेबल रहना है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होगा। मतलब आपको एटॉमिक नंबर पता है तो इससे आप उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप ये निकाल सकते हो ना कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मास नंबर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दनांक। तो
दणांक क्या होता है? तो दणांक अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन्स जब पढ़ते वक्त, जो दणांक होता है वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन दन किसका किसका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मिला के जितना दंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर। अब हीलियम है, हीलियम का क्या होता है? हीलियम अगर आपके पास है, ठीक है, हीलियम में का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। और इसके अंदर इसका मैं अगर आपको बोलूँ कि इसका मास नंबर है 4, ठीक है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर अगर 2 है, ठीक, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, हाँ, लेकिन इसका मास नंबर जो है वो 4 है। अब आपसे पूछा गया है कि उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो अब इन दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का दिन मिला के ही हमारा मास नंबर होता है। तो इसका मतलब अगर 4 यहाँ पे है और मान लो आपको न्यूट्रॉन का नहीं पता, ठीक, तो अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो इसमें x का कितना आएगा? 2, है ना। 2 + 2 4 होता है ना। तो आप जब इन दोनों को सम करोगे तभी 4 होगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 2 न्यूट्रॉन भी हीलियम के अंदर होते हैं। तो मास नंबर आपको समझ में आ गया, आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया। अब हम देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, समस्थानिकों। इसका मतलब क्या है? आइसोटोप्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? भला ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल होने का मतलब कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल है और मास नंबर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स पे हैं वो डिफरेंट है। अब इसका मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ तो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के अंदर जो है वो क्या है? एक भी न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसका जो मास नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन मतलब एक ही है। ड्यूट्रियम के अंदर भी प्रोटॉन 1 होता है, तो इसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर 1 है। ट्रिटियम के अंदर भी 1 होता है, ठीक, लेकिन मास नंबर ड्यूट्रियम का 2 होता है और ट्रिटियम का 3 होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसके अंदर 1 है और उसके अंदर 2 है, ठीक है। ये होते हैं हमारे आइसोटोप्स। अब आप पूछोगे आइसोबार्स क्या होते हैं? समदंडीय। इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे आप उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, लेकिन जो मास नंबर है वो इक्वल है। अब ये कब हो सकता है? जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो अलग थे, ठीक, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स थे वो इस तरीके से थे कि उनका मास जो हो टोटल मिला के वो कितना हो गया? वो सेम हो गया। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। इसके एग्जांपल में देखो, एक है आर्गन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 18, लेकिन उसका जो दंड होता है वो होता है 40। कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम में 20 उसका एटॉमिक नंबर होता है और 40 उसका दंड होता है। इसका मतलब यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन्स थे, लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स थे वो कितने थे? 22 थे। तो उसकी वजह से 18 + 22 मिला के 40 उसका दंड हो गया। यहाँ पे उसके 20 प्रोटॉन्स थे और 20 न्यूट्रॉन्स थे, तो दोनों मिला के उसका 40 हो गया। तो ये एग्जाम्पल था हमारा आइसोबार का। जब अब आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता चल गया है, तो मैं आपको इसमें एक करके दिखाती हूँ कि कैसे है। अब मैंने आपको बोरोन का एग्जांपल दे रही थी, ठीक है। तो बोरोन में जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 5, ठीक। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर है ये। तो अगर ये एटॉमिक नंबर है, परमाणुवीय क्रमांक है, तो ये होगा न्यूक्लियस। इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 5 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अब इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए, सेम नंबर में होने चाहिए। तो पहले वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले में 2n² के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमारे पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स? 5 में से 2 चले गए, 3 बचे। तो बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल वाले शेल में। अच्छा,
अब ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे हम उसको बांटेंगे। अब आप मुझे बताओ कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब आउटर वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 3, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कल जो आपको वर्कशीट मिलने वाला है उसको ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, बाय।